तरक फूल गोंदा फूल फूल फूले, हेमा तरक फूल गोंदा फूल फूल फूले। छत्तीसगढ़ की मेला संगी, छत्तीसगढ़ की मेला संगी, एक आंगनैया हेमा तरक फूल गोंदा फूल फूल फूले, हेमा तरक फूल गोंदा फूल फूल फूले। हे राम राम भजो सिया राम, तरक फूल गोंदा फूल फूल फूले, हेमा तरक फूल गोंदा फूल फूल फूले ना। छत्तीसगढ़ की मेला संगी, छत्तीसगढ़ की मेला संगी एक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा प्रिय प्रदेश छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया था और इसके साथ 2 अन्य राज्य भी अस्तित्व में आए थे, जो था झारखंड और दूसरा था उत्तराखंड। लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर आप देखेंगे तो हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ बाकी 2 राज्यों से काफ़ी आगे निकल चुका है। उसमें मुख्य कारण है ईश्वर की विशेष कृपा हमारे राज्य में हमेशा से बनी रही है। प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा, जंगल, नदियां हमारे प्रदेश को मिली है। दूसरा, हमारा प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं से भी हमेशा बचा रहा है। तो ये कारण है कि हमारा प्रदेश बाकी प्रदेशों से आगे है। लेकिन एक और मुख्य कारण है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, जो कि हमारे प्रदेश को मिले हुए नेता। अगर नेता ही हमारा अच्छा नहीं होगा, जो प्रदेश को दशा और दिशा देता है वो नेता अगर अच्छा नहीं रहता है तो प्रदेश आगे नहीं बढ़ता है। तो हमारे जो नेता जिनके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, उन लोगों का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है कि छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में। भले आज के दिन वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। और इसी क्रम में हम बात करेंगे, जो पहले नेता है वो है नंद कुमार पटेल जी, जिनका जन्म 8 नवंबर 1953 में हुआ था। पहले आप सुनिए कि राहुल गांधी का क्या कहना है नंद कुमार पटेल के बारे में। अगर इनके पिता की मृत्यु नहीं होती तो इनके पिता आज चीफ मिनिस्टर होते। यह सच्चाई है। अब मैं आपको इनके पिता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी में बहुत नेता देखे हैं, बहुत नेता देखे हैं। नंद कुमार पटेल कांग्रेस पार्टी का एक सबसे अच्छा सिपाही था। तो राहुल गांधी के भाषण से आप समझ गए होंगे कि किस बड़े स्तर के नेता थे नंद कुमार पटेल जी। 8 नवंबर 1953 में इनका जन्म हुआ था और ये 5 बार लगातार एमएलए रह चुके। खरसिया के 5 बार जीतना लगातार कितनी बड़ी बात होती है, आप खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इनके रहते खरसिया एक अभेद किला था, और आज जब वो नहीं भी है तो भी उनका नाम का रुतबा इतना है कि खरसिया आज भी अभेद किला है। कोई भी आज तक खरसिया को नहीं हरा पाया है। इस तत्कालीन सरकार के मंत्री जो कि पूर्व आईएएस ओपी चौधरी ने भी एक बार कोशिश करके देखी थी लड़ने की वहाँ से, लेकिन उनको भी हार का ही शक्ल देखना पड़ा था, क्योंकि नंद कुमार पटेल जी का रुतबा खरसिया के साथ साथ प्रदेश में भी है, लेकिन खरसिया में विशेष रूप से इनको बहुत मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अगर बात करें इनकी राजनीतिक करियर की, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अहम कैबिनेट की जिम्मेदारी ये निभाते थे। बिल्कुल बेदाग इनकी छवि थी। आज तक कोई भी इसमें इनके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगा था। बहुत ही मृदुभाषी और बहुत ही अच्छे नेता के रूप में ये छत्तीसगढ़ में जाने जाते थे। उस समय ये तत्कालीन कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस को काफ़ी आगे लेके जा रहे थे। सारी गुटबाजियाँ ख़त्म करके अपने नेतृत्व में ले जा रहे थे आगे कांग्रेस को, और कांग्रेस का उस समय काफ़ी अच्छा भविष्य नज़र आ रहा था। ऐसा कहा जा रहा था, ऐसा आकलन लगाया जा रहा था कि निश्चित रूप से चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आएगी, और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट के नाते
नंद कुमार पटेल ही मुख्यमंत्री बनने वाले ऐसा पूर्ण रूप से आकलन करके चला जा रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था कि नक्सली हमले में नंद कुमार पटेल और उनके बड़े बेटे की निर्मम हत्या कर दी जाती है और जो भी आकलन लगाया जा रहा था उसमें पूर्ण विराम लग जाता है। इस प्रकार हम अपने प्रदेश के एक माटी पुत्र नेता को खो देते हैं और राजनीति की दिशा पूरी बदल जाती है। वर्तमान की बात करेंगे तो उनके छोटे बेटे उमेश पटेल अभी वर्तमान विधायक है खरसिया से और पूर्व सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो जैसा नंद कुमार पटेल के बारे में लोग उज्जवल भविष्य का सोचते थे, वैसा उमेश पटेल के बारे में भी आकलन करते हैं। अब हम बात करने वाले उस नेता के बारे में जिनको लोग टाइगर के नाम से संबोधित करते थे। जी हाँ, बस्तर टाइगर बोलते थे महेंद्र कर्मा को। महेंद्र कर्मा बहुत बड़े आदिवासी नेता हुआ करते थे छत्तीसगढ़ से। उनका जन्म 5 अगस्त 1950 में हुआ था और इनका राजनीतिक सफ़र भी काफ़ी लंबा रह चुका है। 1980 में पहली बार विधायक बने थे ये सीपीआई पार्टी से। उसके बाद ये निर्दलीय सांसद भी बने थे। बाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी से ये विधायक और मंत्री रहते आ रहे थे। ये जेल मंत्री भी थे दिग्विजय सिंह की सरकार में और जोगी शासनकाल में ये उद्योग मंत्री भी थे और 2004 से लेकर 2008 तक छत्तीसगढ़ में विपक्ष के नेता के रूप में भी इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन महेंद्र कर्मा को जाना जाता है सलवा जुडूम आंदोलन के रूप में। सलवा जुडूम के नायक रह चुके हैं महेंद्र कर्मा। सलवा जुडूम आंदोलन में स्थानीय जो आदिवासी हैं उनको हथियार दे के नक्सलियों का खात्मा करने के लिए आगे बढ़ाया जाता था। इसी कारण नक्सली काफ़ी नापसंद करते थे महेंद्र कर्मा को। सलवा जुडूम में काफ़ी नक्सलियों का खात्मा किया था। ये आप शैली देखिए किस शैली में महेंद्र कर्मा बात किया करते थे। के खिलाफ में जो भी लड़ाई, जो भी जंग, जो भी युद्ध, या इस समस्या को जिस चुनौती के रूप में हम लोग ले रहे थे, हम लोग उसके रूट्स में, उनके जड़ों में, उनके एक्चुअल नेटवर्क में इसके पहले कभी भी अटैक नहीं किया था और नहीं हम लोग उसको देखा था। अभी हम समझ रहे हैं, गांव वाले खुद। तो आपने इनका बोलने का भाषा शैली सुना, काफ़ी तेज़ तर्रार नेता के रूप में जाने जाते थे महेंद्र कर्मा और ये विवादों से भी घिरे रहते थे क्योंकि सलवा जुडूम आंदोलन में जितने उस तरफ के नक्सली मरते थे, इस तरफ के स्थानीय आदिवासियों की मौत भी होती थी नक्सलियों के हाथों। तो ह्यूमन राइट्स वगैरह वाले काफ़ी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया करते थे और महेंद्र कर्मा को ये इल्ज़ाम झेलना पड़ता था। लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में आदिवासियों के प्रति प्रेम था, इस कारण ही उन्होंने सलवा जुडूम आंदोलन चालू करके नक्सलियों को खदेड़ने का काम शुरू किया था। आज वो जीवित रहते तो शायद और अच्छा काम करते ये आदिवासियों के लिए। अभी अगर बात करें तो उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनके बेटे उनके राजनीति के विरासत को संभाल रहे हैं। बहुत बड़े आदिवासी नेता थे महेंद्र कर्मा जी और इनके जाने से आदिवासी समाज को बहुत नुकसान हुआ है, ऐसा हम बिल्कुल कह सकते हैं। अब हम जिस नेता के बारे में बात कर रहे हैं, दरअसल उनको नेता कहना ठीक नहीं रहेगा, ये अपने आप में ही एक ब्रांड है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिलीप सिंह जुदेव जी की, जो कि राजा थे और आजीवन राजा ही रहे हैं। दिलीप सिंह जुदेव जी का अंदाज बहुत ही ज़्यादा निराला था और बहुत पसंद आता था लोगों को। ये भाजपा के बहुत कद्देवार नेता थे और प्रदेश से लेकर देश में हर कोई लगभग इनको जानता था जो थोड़ा सा राजनीति में रुचि रखता था। छत्तीसगढ़ जब राज्य बन रहा था तो उसके सबसे प्रबल दावेदार थे ये मुख्यमंत्री के और पूर्ण संभावना थी कि मुख्यमंत्री दिलीप सिंह जुदेव ही बनेंगे। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। इनका एक वीडियो टेप टीवी पे वायरल हो गया जिनमें ये कह रहे थे कि ये पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं, और वही वीडियो इनका राजनीतिक कैरियर के लिए घातक साबित हुआ और इनको अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा। उस समय ये केंद्र में राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे अटल बिहारी जी की सरकार में
और उसके बाद ये मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदारों के सूची से इनका नाम हट गया और रमन सिंह फिर मुख्यमंत्री बने प्रदेश के। लेकिन बनना इनको ही था। अगर ये जीवित रहते और मुख्यमंत्री बनते तो शायद छत्तीसगढ़ के राजनीति का दशा और दिशा कुछ और ही रहता और जसपुर का प्रभाव पूरे प्रदेश में आज तक बना रहता। लेकिन समय को कुछ और मंजूर था कि हमारे दिलीप सिंह जुदेव साहब का वीडियो वायरल हो गया और ये मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। दरअसल वो बात अलग है, लेकिन आज भी लोग दिलीप सिंह जुदेव नहीं है इस दुनिया में, फिर भी इनको चाहने वालों की कमी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं इनको और इनके मूंछ का ताव तो कभी कम हुआ नहीं है। जीते जी एक बार ये अपने मूंछ को दाव पे भी लगा दिए थे कि भाजपा अगर नहीं आएगी तो मूंछ मुड़ा देंगे, लेकिन इनका मूंछ बच गया और भाजपा की सरकार आ गई अगली बार। लेकिन ये मुख्यमंत्री नहीं अगर बन हमारी पाए, सरकार नहीं बनी तो शायद तो इनको भी पास वाला मलाल रहा इंतजाम होगा। बुला के इनका बात करने का अंदाज देखिए। सवाल ये है कि धर्मांतरण जो होता है उसको रोकने के लिए फौज चाहिए, फौज को चलने के लिए रसद चाहिए। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, इसमें भी वाह है और उसमें भी वाह है। और जो संघर्ष करता है, मुसीबत झेलता है, मुसीबतों में रहने वालों को किस बात की परवाह है, इसमें भी वाह है और उसमें भी वाह। ये कभी मत भूलिएगा कि शिव प्रताप सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता का बनाने वाला ये कमल छाप वाले लोग। तो देखा आपने, दिलीप सिंह जुदेव को शायरी बोलने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। बीच बीच में वो अपनी बातों को शायरी के रूप में रखते थे। ये आप वीडियो में देखिए, दिलीप सिंह जुदेव की मूर्ति का अनावरण करने मोहन भागवत आए थे जशपुर। उस समय का ये वीडियो है। काफ़ी बड़े हिंदू हृदय सम्राट के रूप में दिलीप सिंह जुदेव को जाना जाता था। अब इस तस्वीर में आप देखिए, इसमें मुख्यमंत्री वर्तमान के विष्णुदेव साय जी है, जो कि दिलीप सिंह जुदेव जी के छत्रछाया में राजनीति सफ़र की शुरुआत की थी। जुदेव जी के 3 पुत्र थे, जिनमें 2 पुत्रों का स्वर्गवास हो गया है और उनकी राजनीतिक विरासत को अभी प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जो हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। और जशपुर में आज भी जुदेव परिवार का बहुत रुतबा है। अब हम जिस नाम के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, इनका नाम का डंका 6 दशक तक भारत की राजनीति में बजा है। आप सोचिए, 60 साल लंबा इनका राजनीतिक सफ़र है। इनके स्तर का नेता प्रदेश तो छोड़िए, देश में ढूंढने से भी इक्का दुक्का ही मिल पाएगा। विद्याचरण शुक्ला जी का जन्म 2 अगस्त 1929 में हुआ था और इनके परिवार की राजनीतिक लेगेसी काफ़ी पुरानी है। बोल सकते हैं कि राजनीति इनके खून में ही थी, क्योंकि इनके पिताजी मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ला जी, और इनके भाई श्यामाचरण शुक्ला जी भी मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो काफ़ी लंबा इतिहास इनका रहा है राजनीति का। इनके पिताजी गांधी जी के ज़माने से उनके साथ राजनीति करते आए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे रविशंकर शुक्ला जी। सबसे पहली बार विद्याचरण शुक्ला 1957 में सांसद बनते हैं बलौदा बाजार, और पूरे जीवन काल में 9 बार ये सांसद रह चुके थे। ज़्यादातर इसमें महासमुंद से और रायपुर से सांसद ये रहे थे। इंदिरा गांधी के शासनकाल में सबसे पहले विद्याचरण केंद्रीय मंत्री बनते हैं। उसके बाद विद्याचरण शुक्ला ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। काफ़ी सारे विभागों के ये केंद्र मंत्री का दायित्व निभा चुके हैं। सालों तक उनकी रुचि ज़्यादातर केंद्र की राजनीति में ही रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति भी बोल सकते हैं इन दोनों भाइयों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। काफ़ी सारे कांग्रेस नेता जो आज बड़े पद में हैं वो विद्याचरण और श्यामाचरण शुक्ला के ही छत्रोछाया में आगे बढ़ के बड़े नेता बने हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में विद्याचरण जी की रुचि
पृथक छत्तीसगढ़ बनने के बाद से ही शुरू हुई है। पहले तो वो केंद्र की राजनीति में ही रुचि रखते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद उनका भी सपना था कि वो पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन मुख्य कारण यह था कि हाईकमान चाहती थी कि अजीत जोगी ही मुख्यमंत्री बने छत्तीसगढ़ का, और ये विद्याचरण जी को गंवारा नहीं था। विद्याचरण जी का प्रभाव दशकों तक छत्तीसगढ़ की राजनीति में था और सबसे बड़े नेता के रूप में वही जाने जाते थे। लेकिन हाईकमान ने अचानक से पैराशूट के जैसा अजीत जोगी को छत्तीसगढ़ में भेज के मुख्यमंत्री बनाने का जो फैसला किया था, वो विद्याचरण जी को बिल्कुल नागवारा गुजर रहा था और उनके समर्थक भी काफ़ी नाराज चल रहे थे इस बात को लेके। और इस मामले को शांत करने के लिए दिग्विजय सिंह को रायपुर भेजा गया, लेकिन दिग्विजय सिंह के साथ विद्याचरण जी के फार्म हाउस में कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा हाथापाई की घटना की गई और उनका कुर्ता भी फट गया। लेकिन इस सब चीज़ से कुछ हुआ नहीं और अजीत जोगी ही प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में बने और उनका फिर युग चालू हुआ। लेकिन इन सब चीज़ों के वजह से हाईकमान और विद्याचरण शुक्ला के बीच में काफ़ी मतभेद बढ़ गया और विद्याचरण शुक्ला ने कांग्रेस को छोड़ के शरद पवार की एनसीपी पार्टी ज्वाइन की और पूरे पार्टी का प्रचार प्रसार का कमान अपने हाथों ले लिया। और एनसीपी अगले चुनाव में भले ही तीसरा मोर्चा बन के नहीं उभर पाई, लेकिन कांग्रेस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया एनसीपी ने, और विद्याचरण शुक्ला ने अजीत जोगी की सरकार एक प्रकार से गिरा ही दी। पूर्ण रूप से 7% वोट एनसीपी को मिला और उनका एक विधायक भी बना। इस वजह से कांग्रेस पार्टी हार गई, अजीत जोगी की सरकार चले गई और उसके बाद भाजपा का युग शुरुआत हुआ। और उसके बाद भाजपा 15 साल तक सत्ता में बनी रही, लेकिन विद्याचरण ने कहीं ना कहीं अपना बदला पूरा कर लिया और अजीत जोगी की सरकार को गिरा दी। उसके बाद विद्याचरण शुक्ला भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन महासमुंद से चुनाव हारने के बाद अजीत जोगी से उन्होंने भाजपा भी छोड़ दिया और कुछ साल बाद कांग्रेस में वापसी हो गई। और उसके बाद विद्याचरण शुक्ला अंत तक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में ही काम किए। विद्याचरण शुक्ला को रायपुर वासी खासकर इसलिए जानते थे कि प्रदेश में सबसे पहले टीवी टावर विद्याचरण शुक्ला जी के वजह से रायपुर में आया था। देश के गिने चुने शहरों में रायपुर ही था जहां पे टीवी टावर पहला आया था, तो इसका श्रेय विद्याचरण शुक्ला जी को ही जाता था। विद्याचरण शुक्ला जैसे बड़े स्तर के नेता को झीरम घाटी हमले में खोना प्रदेश के लिए काफ़ी बड़ा क्षति था और प्रदेशवासी हमेशा विद्याचरण शुक्ला के नाम को याद रखेंगे और राजनीति के इतिहास में इनका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं ऐसे शख्सियत के बारे में, इनको नेता बोलना बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो जाएगा। अजीत प्रमोद कुमार जोगी अपने आप में ही ऐसी शख्सियत थे जो एक जन्म में कई जन्म जी चुके थे। अपने आप को सपनों का सौदागर बोलने वाले अजीत जोगी प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के। इनका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में 29 अप्रैल 1986 को मारवाही में हुआ था और मारवाही आज भी कोई बहुत ज़्यादा विकसित जगह नहीं है। तो सोचिए उस ज़माने में मारवाही कितनी छोटी जगह और कितना पिछड़ा रहा होगा। और उस छोटी सी जगह से निकल के एक बच्चा भारतीय राजनीति के क्षेत्र में ध्रुव तारा बनता है। ये नाम है अजीत जोगी का। अजीत जोगी की शुरुआती पढ़ाई गांव में ही हुई है और गांव में के बाद उन्होंने फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया भोपाल से। वो भी वहाँ के टॉपर रहे, टॉपर के साथ साथ गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की भी डिग्री हासिल की। एनआईटी रायपुर में आके प्रोफेसर की नौकरी की। नौकरी के रहते रहते उन्होंने आईपीएस जैसा टफ एग्ज़ाम क्लियर किया। आईपीएस क्लियर करने के बाद भी उनको चैन नहीं आया तो आईएएस क्लियर किया। आप सोचिए एक जन्म में कई जन्म जीने वाली बात मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि ये चीज़ संभव सिर्फ अजीत जोगी जैसे ही पर्सनालिटी ही कर सकते हैं। इतने कम उम्र में उन्होंने इंजीनियरिंग भी कर लिया, लॉ भी कर लिया, नौकरी भी कर लिया प्रोफेसर का, आईपीएस भी कर लिया, आईएएस भी कर लिया। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी तो उनका जीवन का एक चैप्टर ख़त्म हुआ था, अभी तो दूसरा चैप्टर आना बाकी था अजीत जोगी के जीवन का। अजीत जोगी
जब कलेक्टर हुआ करते थे तो एक दिन रात को जब अजीत जोगी सो जाते हैं तो प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आता है और कहा जाता है कि सोए हुए अजीत जोगी को उठाया जाए और उनसे बात करा जाए। फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से बोला जाता है कि आपके पास 2.5 घंटे हैं, इस 2.5 घंटे में विचार कर लीजिए कि आपको राजनीति करना है कि जीवन भर कलेक्टरी करना है। अजीत जोगी ने जल्दी ही निर्णय ले लिया कि उनको राजनीति के क्षेत्र में जाना है और उसके बाद अजीत जोगी कलेक्टर अजीत जोगी से बन गए नेता अजीत जोगी। अजीत जोगी ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और उसके बाद वो राजीव गांधी की टीम में शामिल हो गए। कई साल तक अजीत जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता रहे और साथ में राज्यसभा सदस्य भी रहे, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बनना। छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बनने के बाद अजीत जोगी को छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। हाईकमान के काफ़ी लाडले थे अजीत जोगी। उसके बाद 3 साल का उनका कार्यकाल काफ़ी उथल पुथल भरा रहा। छत्तीसगढ़ में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसके वजह से सरकार भी चले गई। उसके बाद दोबारा अजीत जोगी कभी सत्ता में नहीं आ पाए, उनका एक्सीडेंट भी हो गया था और व्हील चेयर में आ गए थे। उसके बाद काफ़ी संघर्ष भरा उनका सफ़र रहा। उन्होंने नई पार्टी बनाई जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, जो 7 सीट लाई थी पहले चुनाव में। उसके बाद से जोगी जी की मृत्यु के बाद फिर से पार्टी कभी ऐसा सीट नहीं ला पाई और उसके बाद अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी पार्टी को संभाल रहे हैं। अभी देखते हैं ये किस स्तर तक पार्टी को ले जाते हैं, लेकिन अजीत जोगी जैसे बड़े नेता का जाना छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। अजीत जोगी वास्तव में छत्तीसगढ़ को बहुत प्यार करते थे। यहाँ की भाषा, बोली, रहन सहन, पहनावा से उनको विशेष रुचि था और खुद वो ठेठ छत्तीसगढ़िया व्यक्ति थे। उनकी जो छत्तीसगढ़ी बोलने की शैली थी, वो अच्छे लोग इतना अच्छा छत्तीसगढ़ी नहीं बोल पाते थे। अजीत जोगी जैसा व्यक्तित्व सदियों में एक बार आता है और छत्तीसगढ़ के इतिहास में अजीत जोगी का नाम अजर और अमर रहेगा। और जब भी राजनीति की बात होगी, अजीत जोगी को छत्तीसगढ़ के राजनीति के ध्रुव तारा के रूप में याद किया जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि जो अभी के नेता और आने वाले समय के नेता हैं, वो भी इन सारे नेताओं जैसा अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और प्रदेश को आगे बढ़ाने में योगदान दें, ताकि उनको भी इन जैसे महान नेताओं जैसा याद करे जनता और हमेशा अपने दिलों में बसा के रखे। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आपने समय निकाल के वीडियो देखा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया करके कमेंट कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे। ऐसे वीडियो मैं आगे भी आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।